हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस के बारे में। क्योंकि ये प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है तो हम इसको डिटेल में कंसिडर करेंगे। इसके इस भाग में, इस लेक्चर में हम इसके ओवरव्यू, इसके महत्व यानी सिग्निफिकेंस और इसमें इन्वॉल्व होने वाले पिगमेंट्स यानी कि रंजकों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि धरती पर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सभी किसी न किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल पर डिपेंड करते हैं अपनी एनर्जी लेने के लिए। फॉर एग्जांपल हम ज़्यादातर ग्लूकोज के बारे में जानते हैं कि ग्लूकोज को काम में लेते हैं हम रेस्पिरेशन में और उसकी एनर्जी को हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल यानी ये ग्लूकोज आया कहाँ से? इस ग्लूकोज को बनाने के लिए सभी ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सनलाइट पर निर्भर करते हैं। जैसे कि पौधे हैं या प्लांट सिस्टम है, प्लांट किंगडम है, ये डायरेक्टली सनलाइट को ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में तब्दील कर सकता है। लेकिन एनिमल्स हैं जैसे कि ह्यूमन बीइंग है, हम लोग हैं, हम इनडायरेक्टली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को काम में ले पाएंगे क्योंकि हम पौधों पर निर्भर होते हैं। जैसा कि हम इकोलॉजी में फूड चेन के बारे में बातें करते हैं, फूड वेब के बारे में बातें करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि काफ़ी ऑर्गेनिज्म एक दूसरे पर डिपेंडेंट करते हैं अपने भोजन के लिए, इसीलिए हम उसको फूड वेब बोलते हैं। तो अल्टीमेटली द प्राइमरी इंपॉर्टेंस ऑफ द फोटोसिंथेसिस लाइज in the fact that it is the process which supply the energy for the survival of all the living organism on the earth. इसके बारे में हमने ये भी पढ़ा है कि इस फोटोसिंथेसिस के दो भाग होते हैं, दो प्रक्रियाएं इसमें इन्वॉल्व होती हैं, निहित होती हैं। एक को हम लाइट रिएक्शन बोलते हैं और दूसरे को हम सो कॉल्ड डार्क रिएक्शन बोलते हैं। लाइट रिएक्शन सूर्य के प्रकाश को केमिकल एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट करती है, यानी लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है उसको हम लाइट रिएक्शन कहते हैं। इस प्रक्रिया में जो लैंड प्लांट्स हैं उनमें ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट निकलती है और केमिकल एनर्जी की फॉर्म में एटीपी और एनएडीपीएच बनता है, और यही एटीपी और एनएडीपीएच डार्क रिएक्शन में शुगर के बनने को निर्धारित करती हैं या उसमें इन्वॉल्व होती हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस हायर प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट में होता है। क्लोरोप्लास्ट वो सेल ऑर्गेनेल है जिसकी उत्पत्ति मानी जाती है ब्लू ग्रीन एल्गा से। ब्लू ग्रीन एल्गा यानी कि नील हरित शैवाल कालांतर में एंडोसिम्बायोसिस के थ्रू क्लोरोप्लास्ट में तब्दील हो गए, ऐसा माना जाता है। और बहुत प्रिसाइजली अगर हम बात करें तो जीनोम सीक्वेंसिंग के थ्रू हम ये पता लगा पाते हैं कि क्लोरोप्लास्ट का जीनोम सिनेकोकोकस, जो कि ब्लू ग्रीन एक अलगा है, उसके जीनोम से काफ़ी सिमिलरिटी शो करता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस करवाता है तो ब्लू ग्रीन एल्गा भी फोटोसिंथेसिस करवाता है। तो साइंटिस्ट ने देखा कि काफ़ी सारी एल्गी भी होती है और ब्लू ग्रीन एल्गा जो कि एक प्रोकैरियोट है उसमें भी फोटोसिंथेसिस होता है। इन फोटोसिंथेसिस को हम डिटेल में समझने के लिए सबसे पहले एक ओवरव्यू, क्योंकि हम क्लोरोप्लास्ट को अच्छे से जानते हैं, क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम के थ्रू हम इसका ओवरव्यू कंसिडर कर लेते हैं। इस डायग्राम में आप अच्छे से समझ पा रहे हैं कि लाइट एनर्जी क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित थाइलेकोइड्स पर लगे हुए क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स द्वारा एब्जॉर्ब करी जाती है और H2O यानी कि वाटर को ऑक्सीजन में तब्दील किया जाता है और इससे इलेक्ट्रॉन निकाल के एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू होते हुए ATP और NADPH का प्रोडक्शन होता है। और यही ATP और NADPH सो कॉल्ड C3 साइकिल, कैल्विन बेंसन साइकिल और द डार्क रिएक्शन उसमें इन्वॉल्व होता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड को शुगर्स के फॉर्म में फिक्स किया जाता है। तो हम इसको आगे अगर हम देखने की कोशिश करें, अगले पार्ट में हम अगर देखें
तो हम कुछ ऐसा समझ सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस जो रिएक्शन है वो इटसेल्फ एक रेडॉक्स प्रोसेस है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है और एक इलेक्ट्रॉन डोनर है। जो CO2 है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का काम करेगा और H2A, ए में कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, सल्फर भी हो सकता है, जैसा कि सल्फर बैक्टीरिया में काम आता है, और ऑक्सीजन भी हो सकता है। अगर ऑक्सीजन होता है तो ये H2O बन जाता है, जो जैसा कि वाटर है। तो इन सिंपल टर्म्स वाटर जो होगा वो इलेक्ट्रॉन डोनर का काम करेगा और CO2 जो होगा वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का काम करेगा, और इसलिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस होंगी लाइट की प्रेजेंस में, और हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि कार्बोहाइड्रेट देखने को मिलेगा। और साथ ही बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में A यानी कि या तो ऑक्सीजन या तो सल्फर मॉलिक्यूल हमें देखने को मिलेगा, और साथ में वाटर बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में हमें वापस मिल जाएगा। ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है यही हमें बायोमास के फॉर्म में तब्दील होता नज़र आता है, फॉसिल फ्यूल, यही पूरी फूड चेन में फूड का काम करेगा। और जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजेनिक जितने भी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म हैं उनसे बनाई जाती है। और धरती पर सबसे पहले ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म साइनोबैक्टीरिया यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी रहे हैं, और इन्हीं ब्लू ग्रीन एल्गी की वजह से धीरे धीरे ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता चला गया, और बाद में धरती पे बड़े पौधे यानी कि लैंड प्लांट्स आए और इन्होंने ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाते 21% एटमॉस्फेयर में जो आज है उसमें उन्होंने काफ़ी कंट्रीब्यूट किया है। फोटोसिंथेसिस को जब हम पूरी तरीके से ये समझ पा रहे हैं तो अब हम इसको अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ द क्वांटम कन्वर्जन ऑफ द लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, जैसा कि लाइट रिएक्शन में होता है, विद द रिडक्शन ऑफ CO2। CO2 का रिडक्शन होने से क्या बन जाएगा? हेक्सोज शुगर, जैसा कि आपको ऊपर लिखी हुई रिएक्शन में दिखाई देता है। So this is the most appropriate definition what we can think of about the photosynthesis. It is the quantum conversion of light energy into chemical energy with the reduction of CO2. और इसका सिग्निफिकेंस इस बात में भी लाई करता है कि फोटोसिंथेसिस धरती पर अकेली ऐसी बायोलॉजिकल रिएक्शन है जिसमें वाटर का ऑक्सीडेशन होता है, बाकी और किसी प्रक्रिया में ऐसा होना संभव नहीं है। अब हम बात करते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के बारे में। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये पिगमेंट होता क्या है। पिगमेंट वो चीज़ है जो हमें कोई कलर के फॉर्म में दिखाई देता है। अब वो किसी कलर के फॉर्म में क्यों दिखाई देता है? क्योंकि वो लाइट का जो 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के लगभग का जो विजिबल पार्ट है, उस पार्ट में से कुछ पार्ट को सेलेक्टिवली एब्जॉर्ब करता है और कुछ को वो रिफ्लेक्ट कर देता है। जो रिफ्लेक्टेड पार्ट होगा वही उस पिगमेंट का कलर हमें दिखाई देगा। फॉर एग्जांपल कोई पिगमेंट A है, उसने जो विजिबल रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसमें से ब्लू पार्ट को और येलो पार्ट को उसने और ग्रीन पार्ट को एब्जॉर्ब कर लिया और रेड पार्ट को उसने रिफ्लेक्ट कर दिया। जो रिफ्लेक्टेड पार्ट होगा रेड पार्ट, वो हमारी आँखों में रेड के फॉर्म में हम रिकग्नाइज करेंगे और हम उस पिगमेंट को, पिगमेंट A को हम रेड कलर का दर्जा देंगे। इसी तरीके से क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जो कि हमें ग्रीन दिखाई देते हैं, उसकी वजह यह है कि क्लोरोफिल बेसिकली ब्लू रीजन और रेड रीजन में एब्जॉर्ब करते हैं और ग्रीन रीजन को रिफ्लेक्ट करते हैं, इसलिए वो हमें ग्रीन दिखाई देते हैं। सो अब हमें ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया कि पौधों की पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है, क्योंकि उनमें क्लोरोफिल होता है। और क्लोरोफिल होता है तो वो हरा ही क्यों दिखता है, हमें लाल क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि वो हरे रंग को ही रिफ्लेक्ट करता है, लाल रंग और ब्लू रीजन को वो एब्जॉर्ब कर लेता है। सो ये पौधों का पिगमेंट जो प्राइमरी पिगमेंट है या कोई भी पिगमेंट है उसके बारे में हमने एक बेसिक बातें करी। प्लांट्स में काफ़ी सारे टाइप के पिगमेंट्स होते हैं।
फोटोसिंथेसिस के लिए जो ज़रूरी पिगमेंट्स हैं उनमें हम खास तौर से 3 पिगमेंट्स के बारे में बातें करेंगे, क्लोरोफिल्स, कैरोटीनॉइड्स और फाइकोबिलिन्स। क्लोरोफिल हरे कलर के होते हैं, कैरोटीनॉइड्स येलो ऑरेंज कलर के होते हैं और फाइकोबिलिन्स अलग अलग टाइप के होते हैं, तो उनका कलर भी अलग अलग हमें दिखाई देता है, लेकिन वो उतना शार्प कलर प्रोड्यूस नहीं कर पाते। तो वन बाय वन हम इन सभी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि लाइट जब पिगमेंट पे आती है तो उससे इंटरेक्ट करती है तो होता क्या है। तो लाइट कोई ना कोई एनर्जी लेके आएगी और वो एनर्जी ज़्यादातर जो पिगमेंट के मॉलिक्यूल हैं उनके एटम्स पे जब गिरती है तो उनके इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट की तरफ लेकर चली जाती है। ख़ास तौर से वो तभी एब्जॉर्ब करी जाती है जब ग्राउंड स्टेट की एनर्जी लेवल और एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी लेवल का जो गैप है उस गैप को लाइट एनर्जी मैच करती हो, तभी उसको एब्जॉर्ब किया जाता है। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट को छोड़ के एक्साइटेड या हायर स्टेट में जाता है, यानी वो एनर्जाइज हो जाता है, वहाँ से उसके 3 फेट हैं, उसके 3 भविष्य निर्धारित होते हैं, यानी वो आगे उसके बाद में उसके 3 काम पॉसिबल हैं। उनमें से सबसे पहला है फ्लोरेसेंस, जैसा कि हम इस फिनोमिना में हम ये समझते हैं कि जो एनर्जाइज्ड इलेक्ट्रॉन हैं वो वापस अपने ओरिजिनल एनर्जी लेवल यानी कि ग्राउंड स्टेट पर वो आ जाएगा, तो एनर्जी को वो डिसिपेट करेगा, विकिरित करते हुए आएगा, लाइट की फॉर्म में विकिरित करेगा। और इसलिए हमें फ्लोरेसेंस में जो प्रदीप्ति दिखाई देती है उसका कारण यही है कि यहाँ पर लाइट की फॉर्म में इलेक्ट्रॉन, एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन अपने आप को ग्राउंड स्टेट पर ले जाते हुए लाइट को एमिट करेगा और अपने आप को स्टेबल करेगा। इस फ्लोरेसेंस का हमें फ़ायदा मिलता है कि जब हमें ये पता लगाना हो कि फोटोसिंथेसिस की एफिशिएंसी के बारे में हम जानना चाहते हैं कि कितना एफिशिएंट है फोटोसिंथेसिस, ये ज़्यादा है कि कम है, तो हम क्लोरोफिल फ्लोरेसेंस को मीज़र करते हैं और उसके थ्रू इसको इन्वेस्टिगेट करने में हमें मदद मिलती है। दूसरी फिनोमेना है रिलैक्सेशन। इस कहानी में और फ्लोरेसेंस की कहानी में फ़र्क सिर्फ इतना है कि फ्लोरेसेंस में जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन हैं वो लाइट को एमिट करते हुए ग्राउंड स्टेट पर आते हैं, लेकिन रिलैक्सेशन में ये एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन हीट को एमिट करेंगे और अपने स्टेबल यानी कि लोअर जो भी उनका ग्राउंड स्टेट है या लोअर एनर्जी लेवल है वहाँ पर वो आएंगे। तीसरा और इम्पॉर्टेंट फिनोमेना ये है चार्ज सेपरेशन। लाइट की प्रेजेंस में ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में तो पहुँच गया, वहाँ से पहुँचने के बाद में अगर उसको ज़्यादा एनर्जी मिल गई है तो ऐसा भी संभव है कि वो उस एटम को छोड़ के किसी दूसरे एटम को दे दिया जाए, यानी ये भी हो सकता है वो एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल को ट्रांसफ़र करवा दिया जाए। तो जो देने वाला है वो डोनर पिगमेंट हो गया, जो लेने वाला है वो एक्सेप्टर पिगमेंट हो गया। तो देने वाला पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और लेने वाला नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। इस फिनोमेना को हम बोलते हैं चार्ज सेपरेशन। ये फिनोमेना फोटोसिंथेसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसी में केमिकल प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं लाइट एनर्जी के मार्फत। सो हमें इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से समझना है। तो इसके लिए हमने यहाँ पर एक ये डायग्राम कंसिडर कर रखा है। इस डायग्राम में आप आसानी से सारी फिनोमेना को देख सकते हैं, जिसमें आप देख रहे हैं कि लोअर एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट की तरफ अगर एनर्जी एमिट कर रहा है तो उसको हम फ्लोरोसेंस बोला करते हैं। और ये यूजुअली रेड जोन में होती है, यानी रेड कलर का जो रेंज होता है, जो वेवलेंथ होता है, उसी में ये संभव है। ब्लू रेंज में ये संभव नहीं है, क्योंकि ब्लू रेंज हम अच्छे से जानते हैं उसकी एनर्जी रेड कलर के वेवलेंथ के कंपैरिजन में ब्लू जो कलर है उसका वेवलेंथ कम होगा, तो उसका एनर्जी ज़्यादा होगा और ज़्यादा एनर्जी के साथ में वो इलेक्ट्रॉन को
काफ़ी हायर स्टेट के एक्साइटेड स्टेट में लेके चला जाएगा और वहाँ से इलेक्ट्रॉन का तुरंत ग्राउंड स्टेट पे आना संभव नहीं हो पाता। इसलिए फ्लोरेसेंस फिनोमेना सिर्फ रेड कलर में ही पॉसिबल हो पाती है। अब हम बात करते हैं क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर्स के बारे में। जनरल स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम क्लोरोफिल के बारे में बात करें तो सभी क्लोरोफिल टेट्रापाइरोल रिंग के बने हुए होते हैं जिनसे एक फाइटोल चेन जुड़ी हुई होती है, और इनका जो टेट्रापाइरोल है यानी कि 4 पाइरोल लाइक जैसी सी स्ट्रक्चर्स जो होती हैं, पोरफायरिन लाइक स्ट्रक्चर्स जो हैं, वो एक मैग्नीशियम आयन से जुड़ी हुई होती हैं जो कि उसके उन चारों के सेंटर में प्रेजेंट रहता है। और जो फाइटोल चेन होती है वो एक हाइड्रोकार्बन टेल है। जैसा कि हम यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं, सपोज करिए क्लोरोफिल ए के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैग्नीशियम के चारों तरफ ये 4 रिंग है जो कि टेट्रापाइरोल हम कहा करते हैं, और ये तकरीबन 18 to 20 कार्बन का एक फाइटोल चेन है। ये जो फाइटोल चेन है, क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन चेन है इसलिए इसका नेचर हाइड्रोफोबिक रहेगा, और हाइड्रोफोबिक होने की वजह से ये मेम्ब्रेन में आसानी से इंसर्ट हो जाता है, इंटरेक्ट हो जाता है। इसका मतलब ये रहा कि सभी क्लोरोफिल जो थाइलेकोइड पर लगे हुए होते हैं वो इसी फाइटोल चेन की वजह से लगे हुए होते हैं। जितने भी फोटो ऑटोट्रॉप्स हैं उनमें क्लोरोफिल एक प्राइमरी पिगमेंट के तौर पे काम करता है जो कि लाइट एब्जॉर्ब करता है, और ये बेसिकली रेड और ब्लू पार्ट के स्पेक्ट्रम को एब्जॉर्ब करता है, और सिर्फ ग्रीन वेवलेंथ जो होगा उस वेवलेंथ को ये रिफ्लेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से हमें ये ग्रीन कलर का दिखाई देता है, जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। जितने भी ऑक्सीजन इवॉल्विंग फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है, ध्यान दीजिएगा, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म बेसिकली 2 कैटेगरी में हो सकते हैं, एनऑक्सीजेनिक एंड ऑक्सीजेनिक। एनऑक्सीजेनिक ज़्यादातर प्रोकैरियोटिक होते हैं और उनमें भी सल्फर बैक्टीरिया, जैसे आपने सुना होगा पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया, नॉन सल्फर बैक्टीरिया, तो ये जो बैक्टीरिया हैं ये एनऑक्सीजेनिक होते हैं, यानी ये फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन को नहीं बनाते हैं। ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेट्स जो होते हैं उनमें साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गा, एल्गी जो कि यूकैरियोट्स हैं, साइनोबैक्टीरिया प्रोकैरियोट, एल्गी यूकैरियोट है, और सभी लैंड प्लांट जिनमें टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सभी पौधे उसमें काउंट कर लिए जाते हैं। इन सभी ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म में क्लोरोफिल ए यूनिवर्सली प्रेजेंट रहता है, और इसी क्लोरोफिल ए पर अलग अलग टाइप के मॉडिफिकेशंस हो जाते हैं, केमिकल साइड ग्रुप्स बदल जाते हैं रिंग स्ट्रक्चर पर, जिसकी वजह से अलग अलग टाइप के क्लोरोफिल वेरिएंट बन जाते हैं। जैसा कि हम इस डायग्राम में थोड़ा और अच्छे से समझ पाते हैं कि क्लोरोफिल ए में ये जो येलो पार्ट आप देख पा रहे हैं ये मिथाइल ग्रुप है। इस मिथाइल ग्रुप को अगर CHO यानी एल्डिहाइड ग्रुप में हम अगर तब्दील कर दें तो ये क्लोरोफिल बी बन जाएगा। तो अगर मिथाइल ग्रुप है उसी पोजीशन पे तो क्लोरोफिल है, उसी पोजीशन पे CHO ग्रुप अगर आ गया है, एल्डिहाइड ग्रुप आ गया है, तो हम उसको क्लोरोफिल बी बोल देते हैं। इन्हीं के तौर पे हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में अगर बात करें तो आप आसानी से इस टेबल में सब समझ सकते हैं कि लैंड प्लांट और ग्रीन एल्गी जो होते हैं उनमें क्लोरोफिल ए और बी होते हैं, और इनमें जो क्लोरोफिल बी होता है वही इनके ग्रीन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सारे क्लोरोफिल ग्रीन होंगे ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये जो बी है क्लोरोफिल बी, ये प्लांट्स के ग्रीन कलरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ऐसे ही डायटम, डाइनोफ्लैजलेट और ब्राउन एल्गी जो हैं इनमें क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी मौजूद रहता है। अच्छा, ब्राउन एल्गी क्यों है? इसमें तो क्लोरोफिल होते हैं, जैसा कि हमने कहा, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल बी नहीं होता इसलिए ये हरे रंग का हमें दिखाई नहीं देता। डायटम्स और डाइनोफ्लैजलेट गोल्डन कलर के हमें दिखाई देते हैं, वो भी हमें हरे नहीं दिखाई देते क्योंकि उनमें क्लोरोफिल बी नहीं होता। तो फिर ये ब्राउन कलर के क्यों दिखाई देते हैं? उसके लिए हम एक दूसरे टाइप के पिगमेंट के बारे में बात करेंगे, ज़ैंथोफिल। जो ज़ैंथोफिल्स होते हैं
वो येलो कलर के होते हैं। फ्यूकोजेंथीन, वायलोजेंथीन खास तौर से ज़्यादा होते हैं, और ये येलोइश ब्राउन कलर के होने की वजह से, और क्योंकि इनका पिगमेंट बहुत ज़्यादा होता है और क्लोरोफिल के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इनका प्रोमिनेंट जो कलर होगा वो ब्राउन या येलोइश ब्राउन इनका कलर रिफ्लेक्ट होता है। इसी तरीके से रेड एल्गी, उनमें क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल डी प्रेजेंट होता है, और क्लोरोफिल ए और डी के मौजूद होने के बावजूद ये रेड कलर का इसलिए दिखाई देता है क्योंकि फाइकोइरिथ्रीन, जो कि एक टाइप का फाइकोबिलिन है, जो कि तीसरे टाइप का हम कंसिडर करेंगे पिगमेंट आने वाले स्लाइड्स में, तो ये जो फाइकोइरिथ्रीन है ये रेड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और ये क्लोरोफिल की कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होता है। साइनोबैक्टीरिया, जो कि प्रोकैरियोटिक सिस्टम से बिलोंग करता है, इसमें सिर्फ क्लोरोफिल ए आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अब दूसरे टाइप का पिगमेंट के बारे में बात करते हैं, कैरोटीनॉइड्स। ये ऑरेंज और येलो कलर के होते हैं। इनकी स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, ये हाइड्रोकार्बन की चेन है मेनली, तो जाहिर सी बात है ये वाटर सॉल्युबल नहीं होंगे, यानी ये हाइड्रोफोबिक सॉल्वेंट में ही सॉल्युबल हो सकता है। ये एक्सेसरी पिगमेंट होते हैं, यानी इनका जो काम है वो ये है कि जिस वेवलेंथ को क्लोरोफिल्स एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं उसको ये एब्जॉर्ब करते हैं और क्लोरोफिल को फर्दर ट्रांसफ़र करते हैं। ये बेसिकली टेट्रा टर्पीन होते हैं, यानी इनकी जो स्ट्रक्चर होती है उसमें 40 कार्बन स्ट्रक्चर है ये बेसिकली, और ये 400 to 500 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और उसको फाइनली क्लोरोफिल को दे देते हैं। ये दो कैटेगरी में डिवाइड करे जाते हैं, कैरोटीन्स जो कि ऑरेंज पिगमेंट्स हैं, और ज़ेंथोफिल्स जो कि येलो पिगमेंट है। ज़ेंथोफिल की यूटिलिटी अभी हमने कंसिडर करी थी। ज़ेंथोफिल्स आर फाउंड प्रोमिनेंट इन द ब्राउन एल्गी, एंड बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव फ्यूकोजेंथीन दे अपीयर एज ए ब्राउन कलर। कैरोटीनॉइड्स की जो इम्पोर्टेंस है वो एसेसरी पिगमेंट के अलावा एक और है, और वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल है इसका, और वो ये है कि ज़रूरत से ज़्यादा सनलाइट जब मिलती है तो फोटो ऑक्सीडेशन हो जाता है, और जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा डैमेज है। इस डैमेज से बचाने का जो रोल है वो कैरोटीनॉइड्स का होता है। अब वो कैसे बचा जाता है? जैसा हमने देखा था कि किसी भी पिगमेंट मॉलिक्यूल पे जब जब सनलाइट गिरेगी तो उसका जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, और वहाँ से हो सकता है वो बाहर भी चला जाए, और उसकी वजह से वो एक एक्साइटेड मॉलिक्यूल बन जाता है। जो क्लोरोफिल है, इस क्लोरोफिल में ये लंबे टाइम तक एक्साइटेड मॉलिक्यूल बना नहीं रहेगा, और ये इलेक्ट्रॉन को वापस ग्राउंड स्टेट में भेज देता है, और उसकी वजह से ये एनर्जी को रोटेट करता रहता है और हीट की फॉर्म में डिसिपेट करता चला जाता है। सो ये इनकी बड़ी एक ख़ास बात है, और इसलिए इनका फोटो प्रोटेक्टिव रोल बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। सो तीसरा जो कैटेगरी है वो है फाइकोबिलीन्स। फाइकोबिलीन्स को हम अगर कैरोटीनॉइड और क्लोरोफिल से अलग करने के बारे में बात करें तो सबसे पहला पॉइंट आता है, ये वाटर सॉल्युबल पिगमेंट है, और जो बाकी हमने पहले पढ़े थे वो वाटर सॉल्युबल नहीं है। ये लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं 550 to 650 नैनोमीटर की रेंज में, और ये बेसिकली ओपन चेन टेट्रापाइरोल स्ट्रक्चर है। अगर आप याद करें तो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल में जो हेड पार्ट होता है वो टेट्रापाइरोल ही है, लेकिन वो क्लोज्ड रिंग शेप टेट्रापाइरोल है, और यहाँ पर वही जो टेट्रापाइरोल है वो ओपन चेन टेट्रापाइरोल है। So that is the big difference between the phycobilin structure and the chlorophyll structure. ये तीन टाइप के होते हैं, फाइकोएरिथ्रीन, फाइकोसायनिन और एलोफाइकोसायनिन। फाइकोएरिथ्रीन और फाइकोसायनिन खास तौर पे साइनोबैक्टीरिया में और रेड एल्गी में देखने को मिलते हैं। फाइकोसायनिन जहाँ ज़्यादा होगा तो वो हमें ब्लू ग्रीन कलर अपीयर करवाएगा, जैसा कि साइनोबैक्टीरिया के केस में होता है, और फाइकोएरिथ्रीन अगर ज़्यादा हुआ तो हमें रेड पिगमेंटेशन प्रोवाइड करवाता है, जैसा कि रेड एल्गी में होता है। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड।